कांटेक्ट में किसी रील की तरह आदित्य की आंखों के सामने से घूम गई थी और आदित्य ने अमित को कस के गले लगा लिया और कुछ देर बाद अपने मन में कहा, अमित, मैं वादा करता हूँ जिन लोगों ने पिछली लाइफ में हमें कुत्तों की तरह मारा और सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले इस लाइफ में मैं तेरा एहसान चुका कर रहूंगा। ये मेरी नई लाइफ है और इस बार मैं अपना बदला लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। साम दाम दंड भेद सब लगाकर भी वो लोग मुझसे बच नहीं पाएंगे। इतना कहकर आदित्य ने अमित को छोड़ा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, जिसे देखकर अमित ने कहा, आदित्य तू तो इतना इमोशनल हो गया यार। मुझे सब पता है, हम स्कूल के बाद अब मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू रोने ही लग जाए। चल कर यार, आज तेरा पहला दिन है, अच्छे से रहेगा तभी तो अच्छे से काम कर पाएगा। आदित्य ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर भरोसे की किरण चमकने लगी। तभी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में एक लड़की की आवाज गूंज गई, हेलो पीपल ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ड्रॉप योर समोसा, इट विल किल यू। आदित्य को एहसास हो गया कि इस आवाज में अथॉरिटी है। आदित्य जब पलटा तो उसने देविका को आते हुए देखा। हाइट में लगभग 6 फीट, शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई, डस्की कलर और बड़ी आंखें। यह है देविका गुप्ता, चंद्र गुप्ता जी की दूसरी बेटी, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की हेड और मृणाली की सौतेली बहन। उसने हॉल में आकर बीच में ताली बजाई और सब उसे देखने लगे। वहां पर कोई भी आवाज नहीं थी। तब दीपिका ने आदित्य की तरफ देखा और इंट्रोडक्शन देने के लिए उसे इशारा किया। देविका को भी अपने पापा जैसे ही आदित्य की आदतों और हरकतों के बारे में पता था, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करती थी और पब्लिक में अपने और आदित्य के रिश्ते को बताने से कतराती थी। आदित्य ने डिपार्टमेंट के दूसरे लोगों की तरफ देखा। सारी नजरें उसी की तरफ थी। उसकी थोड़ी सी हिम्मत टूट गई, लेकिन एक कदम आगे बढ़कर उसने कहा, हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य शंकर और आप मुझे आदित्य बुला सकते हैं। मैं आज से पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा हूँ और आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। आई डोंट नो टू मच अबाउट इट बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, थैंक यू। इतना कहकर आदित्य चुप हो गया। उसे देखकर और उसके इंट्रोडक्शन को सुनकर किसी को भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया और जो तालियां बजी वो भी इतनी कम थी कि उनकी आवाज शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। सब दोबारा अपने अपने काम में लग गए। देविका आदित्य को एक स्माइल पास करके अपने केबिन की तरफ चली गई। तब अमित ने आदित्य से कहा, भाई ये मेरे जीवन का सबसे बेकार इंट्रोडक्शन था। आदित्य बुरा मत मानना, लेकिन तुझे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में बोलना सीखना पड़ेगा। तुझे अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, नहीं तो लोग तेरी कदर नहीं करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। इसलिए तू देख लेना कि मुझे गुस्सा दिलाना है या फिर बोलना सीखना है। अमित मुंह बनाते हुए आदित्य को मिमिक करने लगा। माई नेम इज अमित, आई एम अ मिडिल एज्ड विमेन किलर। यहाँ सब जानते हैं कि मैं मिडिल एज्ड औरतों को इजिली अपना क्लाइंट बना लेता हूँ, समझ रहे हो ना तुम। अमित ने एक अजीब सी स्माइल पास की, जिसे देखकर आदित्य ने हंसते हुए कहा, मुझे जितना इन्फो मिला है उसके अकॉर्डिंग तुझे 1 साल में कोई क्लाइंट नहीं मिला है। ये मिडिल एज्ड किलर तो तू किसी ड्रीम में ही है मेरे दोस्त, रियलिटी में तो तू एकदम फुद्दू है। आदित्य की बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। आसपास के लोग उन्हें देखते हैं। फिर अमित आदित्य को अपनी डेस्क के पास ले जाता है और वहां पर उसे बिठाते हुए कहता है, देख आदित्य, मैं तुझे पहले से ही बता दूं, तू अगर पहले दिन से ही काम करने के बारे में सोच रहा है तो फिर इस थॉट को अपने मन से जितनी जल्दी हो सके निकाल दे। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कोई छोटी जगह नहीं है। यहाँ तू आसपास देखेगा तो तुझे जन्नत की अप्सराएं ही दिखेंगी। पूरी कंपनी में ये इकलौता डिपार्टमेंट है जहाँ पर सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं। आ, तुझे इस कंपनी की ब्यूटी दिखाता हूँ। इतना कहकर अमित आदित्य को आगे ले जाता है। कंपनी के कॉरिडोर में घूमते घूमते दोनों ऐसे चलते हैं जैसे वो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, लेकिन असलियत में वो लड़कियों को देखने निकले हैं। जिसमें अमित आदित्य से कहता है, हमारा डिपार्टमेंट खूबसूरती से भरा पड़ा है, लेकिन इस बगीचे का सबसे खूबसूरत फूल सिर्फ एक ही है, ट्विंकल डिसूजा। अमित ट्विंकल की तरफ इशारा करता है। आदित्य डिपार्टमेंट के कॉर्नर पर लगी डेस्क पर देखता है। लंबी हाइट, पतली कमर, आंखों में हल्का सा नीला रंग और गुलाबी होठों के साथ ट्विंकल अपने काम में लॉस्ट है, जिसे देखकर अमित आगे कहता है, कहते हैं कि उसकी कोई तस्वीर बुरी नहीं आ सकती। यहाँ पर आने से पहले ट्विंकल कई फैशन शो के लिए मॉडल रह चुकी है और कई बड़ी बड़ी कंपनी के कॉस्मेटिक ऐड भी कर रखे हैं इसने। मेकअप ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी रही है, लेकिन पिछले कुछ साल कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते उसे मुंबई से वापस आना पड़ा और फिर उसने ये कंपनी ज्वाइन की है। अब भला उन प्रॉब्लम्स का जिनकी वजह से हमें जन्नत की अप्सरा रोज देखने को मिलती है यार। ओह, शी इज प्रिटी। आदित्य नॉर्मली कहते हुए अमित के साथ एग्री करता है। अमित को लगता है कि आदित्य शायद इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए उसने आगे चलते हुए कहा, वो तो खूबसूरत है ही, पर जिस तरीके से तू है ना आदित्य शंकर, एक बात तो डेफिनेट है कि वो तुझे भाव नहीं देगी। उसकी हैसियत इतनी ऊंची है कि वो मुझ जैसे हैंडसम लड़के को भी भाव नहीं देती। और तेरे इंट्रोडक्शन के बाद तो तू एक ना समझ से ज्यादा और कुछ नहीं लग रहा। आदित्य रुक जाता है। वो अमित के कान को खींचते हुए सार्कास्टिकली कहता है, बेटा तू बहुत सालों बाद मुझे मिला है, ये एक इंट्रोडक्शन से मेरा करेक्टर जज मत कर। अब मैं बदल गया हूँ और आगे चलकर तुझे मेरा बदलाव पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र रख। हाँ भाई, गलती हो गई, कान तो छोड़ दे।
अमित आदित्य का कान छोड़ देता है। अमित अपने लाल कान को मसलते हुए कहता है, साला थोड़ी बुराई क्या करती तो तू तो जान के ही पीछे पड़ गया। आ तुझे कुछ दिखाता हूँ, चल मेरे साथ। अमित आदित्य का हाथ खींचते हुए फिर से आदित्य को अपनी डेस्क के पास ले जाता है। थोड़ा इधर उधर नजरें घुमाते हुए वो सबको देखता है कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। फिर धीरे से वो अपनी टेबल के ड्रॉर को खोलता है और उसमें रखी शराब की बोतल को दिखाता है। आदित्य की आंखें चमकने लगती हैं, जिसको देखकर अमित कहता है, शराब महंगी है, एडवर्ड ब्रांड की 20 ईयर ओल्ड स्कॉच है, बाहर से इंपोर्ट करवाई है। कहते हैं एक बार किसी की जुबान पर लग जाए ना तो फिर कोई और नशा इसकी बराबरी का नहीं। इतनी महंगी शराब पी रहा है तू, पहले तो सस्ते में निपट जाता था। यार पहले ना लाइफ में इतना फन नहीं था जितना अभी मिलता है। यहाँ दिन भर काम करता हूँ, रात को बस शराब पीता हूँ, यही तो जिंदगी है मेरे भाई। चल आज शाम को हम दोनों बैठते हैं और पुरानी दोस्ती के नाम पर एक जाम शेयर करते हैं। अमित हंसते हुए आदित्य को कहता है। लौटने के बाद आदित्य को पहली बार किसी ने शराब ऑफर की थी। वो कुछ देर एक फीकी हंसी हंसते हुए बोतल को घूरता है, फिर सोचता है कि अगर ये उसकी पिछली जिंदगी होती तो वो पहली बार में ही अमित को हाँ बोल देता। लेकिन दुनिया माने या ना माने अब वो बदल चुका है और उसे पहली शुरुआत अपनी दारू बंद करने से ही करनी पड़ती है। अमित अपना ड्रॉर बंद कर देता है और गेट की तरफ देखता है। आदित्य का ध्यान टूटता है और वो भी गेट की तरफ देखने लग जाता है। डिपार्टमेंट के गेट पर स्टाइलिश सूट में एक बंदा खड़ा रहता है, जिसे देखकर अमित कहता है, ये देख, यह है वीर प्रभाकर, डिपार्टमेंट और इस पूरी कंपनी का सबसे स्टाइलिश और खूबसूरत लड़का। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस पर मरती है ट्विंकल डिसूजा। लाइफ हो तो ऐसी हो यार। आदित्य वीर की तरफ देखता है। रंग गोरा, उस पर सलीके से सेट काली दाढ़ी और जिम बॉडी, इटालियन शूज, टॉप क्लास अरमानी सूट और पूरे डिपार्टमेंट को महका देने वाला परफ्यूम। दूर से दिख रहा था कि वीर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो था तो किसी अमीर बाप की औलाद, लेकिन फिर भी इस कंपनी में काम कर रहा था। आदित्य अमित की तरफ देखता है और उसे समझ आता है कि अमित वीर से चलता है। अमित अपने दांत पीसते हुए कहता है, इसे लगता है कि इसके बाप का ऑफिस है। देख, पूरा 1 घंटा लेट आया, लेकिन चाल अभी भी ऐसी है जैसे कोई कछुआ आ रहा हो। वीर धीरे धीरे अमित और आदित्य की तरफ बढ़ता है। तभी देविका अपने केबिन में से बाहर आती है और वीर की तरफ देखकर कहती है, वीर, मीट मी इन माई केबिन इन 5 मिनट्स, कुछ जरूरी बात करनी है। सब देख सकते थे कि देविका के चेहरे पर गुस्सा था और जिस टोन से उसने ये बात बोली थी, इसका मतलब क्लियर था कि कुछ बड़ा तो हुआ है। देविका ने सबको देखा और फिर एक फेक हंसी के साथ वो वापस अपने केबिन में चली गई। आदित्य ने वीर की तरफ शक की नज़र से देखा और अमित से पूछा, वीर का लेट आने पर भी रिलैक्स रहना ये दिखाता है कि उसकी डिपार्टमेंट में कितनी रिस्पेक्ट है। ये उसने अपनी एबिलिटीज़ के दम पर काम करके कमाई है या फिर इसके अलावा भी कुछ है। आदित्य की बात सुनकर अमित कहता है, तूने सही सोचा आदित्य, ये सिर्फ काम की वजह से ही नहीं है। बात यह है कि इसके अंकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी चीफ हैं, इसलिए कई बार ये कंपनी और डिपार्टमेंट के बीच लिंक का काम करता है। जैसे पिछले साल कंपनी ने एक नया ड्रग बनाया था जिसके यूज़ पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक लगा दी थी और कोई भी पेपर वर्क अप्रूव नहीं किया था। उस वक्त वीर ने ही अपने अंकल की हेल्प से ये काम करवाया था और ऑलमोस्ट 10 करोड़ के लॉस से कंपनी को बचाया था। लेकिन वीर का देखने का नज़रिया कुछ और है। वो कहता है कि उसने 10 करोड़ के लॉस से नहीं बचाया, बल्कि उसने 200 करोड़ के प्रॉफिट के रास्ते खोल दिए हैं। वैसे भी कई मीटिंग्स में देविका ने कहा कि वीर इस डिपार्टमेंट का हीरा है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो टाइम पर आए या ना आए। आदित्य की नज़रें वीर पर टिकी रहती हैं, जो अपने सूटकेस को हवा में उछालकर देविका के केबिन की तरफ अंदर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले उसके और ट्विंकल के बीच में एक प्यारी सी स्माइल एक्सचेंज होती है, जिसे डिपार्टमेंट की हर लड़की की नज़र देखती है और वो सब ट्विंकल से और भी ज़्यादा चलने लग जाते हैं। ट्विंकल के दीवाने सिर्फ इस ऑफिस में ही नहीं थे, बल्कि कंपनी के हर डिपार्टमेंट में थे और मिनिस्टर तो उसे स्टॉक भी करते थे। लेकिन ट्विंकल का सारा झुकाव वीर की तरफ ही रहता था। वो उससे शादी करना चाहती थी। अमित ट्विंकल की तरफ देखते हुए कहता है, देख देख, उसने स्माइल पास की। फिर अमित वापस अपने चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, आदित्य, अगर तेरे मन में थोड़ा सा भी ख्याल है ट्विंकल से दोस्ती करने का तो उसे मन से निकाल दे। इसके अलावा एक ज़रूरी बात जान ले, और वो ये कि तू कभी गलती से भी ट्विंकल को हर्ट या डिसरिस्पेक्ट मत करना, अदरवाइज ऑल द गर्ल्स विल बी अगेंस्ट यू। फिर कोई भी नहीं देखेगा कि तू कौन सा शंकर है। आदित्य अमित की बात इग्नोर करता है। उसकी नज़र अभी भी देविका के केबिन की तरफ ही थी। अपनी नज़रें बिना हटाए उसने अमित से पूछा, पर ये वीर तो ट्विंकल से भी ज़्यादा एरोगेंट है। ये खुद से एज में छोटी लड़की को भाव क्यों देता है? अमित ने उसी अजीब सी स्माइल के साथ कहा, देखा, इंटरेस्ट आने लगा ना? भाई मैं बोल रहा हूँ, इट्स अ ट्रैप, जितना अंदर जाएगा उतना फंसता जाएगा। आदित्य हंसता नहीं और अमित को समझ आ जाता है कि वो सीरियस है। आदित्य केबिन की तरफ ऐसे देखता है जैसे वो बाहर से ही देख पा रहा हो कि अंदर क्या चल रहा है। पर सच तो ये था कि वीर को देखते ही आदित्य को पिछली जिंदगी से कुछ याद आ गया था। द स्पिरिचुअल फ्रूट। आदित्य को ऐसा चुपचाप और सीरियस देखकर अमित समझ नहीं पाता कि उसको क्या हुआ। वो आदित्य के हाथ को हिलाते हुए कहता है, क्या हो गया भाई?
कुछ सुनाई दे रहा है तो मुझे भी बता दे। आदित्य का ध्यान टूट जाता है और वो अमित से सीरियस टोन में कहता है, अभी मैंने जितना पूछा उतना जवाब दे। ट्विंकल और वीर का चक्कर क्यों होगा? अमित अपनी जेब से आमंड निकाल कर खाते हुए आधे मन से कहता है, बात यह है कि वीर देविका के पीछे पड़ा है। ट्विंकल इसे एडमिट नहीं करती और वो वीर भी बहुत स्मार्ट है। उसकी दाल देविका के पास गलती ही नहीं है, बस हर बार खाली हाथ भटकता रहता है और सबको प्रिटेंड करता है कि वो देविका और ट्विंकल दोनों के साथ है। लेकिन सच तो यह है कि दिन भर बैठा बैठा देविका को इम्प्रेस करने के चांसेस ढूंढता है ताकि उससे शादी करके कंपनी का फायदा उठा पाए। पर देविका देविका है, उसे फंसा पाना इतना आसान नहीं है। देविका का नाम सुनते ही आदित्य के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन आदित्य चुप रहता है। अमित अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर किसी नियर फ्यूचर में देविका मान भी जाए वीर से शादी करने के लिए। उसके पास भी पैसे की कमी नहीं है, रिच फैमिली से आता और पढ़ाई भी उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की है। तो फिर कुछ भी हो सकता है भाई, अब तो भगवान ही बचाए ये कंपनी। आदित्य को याद आता है कि पिछली लाइफ में वीर कई बार उससे उलझा था और कई बार उसने मृणाली के मुंह से सुना था कि देविका को वीर परेशान कर रहा है, लेकिन आदित्य ने कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने एक पल के लिए सोचा कि वीर भी उन लोगों में से एक हो सकता जो उसकी फैमिली ट्रेजेडी में इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसकी और देविका की जोड़ी बनने में दिक्कत देने वाली मृणाली ही थी। इतना सुनने के बाद आदित्य के चेहरे पर इम्प्रेस होने के भाव नहीं आ रहे थे। हालांकि उसके मन में किसी भी तरह के बदलते भावना भी नहीं थी, क्योंकि वो निखिल के अलावा किसी भी चीज को लेकर श्योर नहीं था और अभी के लिए आदित्य की नजर में वीर सिर्फ एक सेल्फिश कलीग से ज्यादा और कुछ नहीं था। अमित आदित्य को सोच में डूबा देखकर वहां से निकलने के बारे में सोचते हुए कहता है, मुझे जाना होगा आदित्य, मेरे अपॉइंटमेंट्स का टाइम पूरा हो गया। तो अपना टाइम एंजॉय कर, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर अमित वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं और आदित्य दूसरों को एनालाइज करते हुए काम सीखने की कोशिश करता है। उसका पहला दिन था, इसलिए सबको फील होता है कि वो थोड़ा सा डरा हुआ है और जिस तरह के कपड़े उसने पहने थे उस वजह से कोई भी उसे सही से ट्रीट नहीं कर रहा था। ट्विंकल ने उसे सुबह सब कस्टमर्स को चाय पिलाने का काम दिया। इससे आदित्य को जो भी कस्टमर्स वेटिंग एरिया में बैठे थे उन्हें चाय पिलाना, पानी पिलाना और अगर उन्हें कुछ खाने की ज़रूरत है तो वो लाने जैसे काम मिले थे। वहाँ आने वाले लोगों में मेजॉरिटी रिच लोगों की थी, जो किसी कंपनी के मालिक थे या कोई सबऑर्डिनेट, जिसकी वजह से आदित्य को एक नीची नज़र से हर कस्टमर देख रहा था। आदित्य ने दिन में 1:30 जब ब्रेक लिया तो वो शीशे में खुद को देखने लगा कि उसके कपड़े चाय के निशान और पसीने से सुबह के मुकाबले में और ज्यादा गंदे हो गए थे। पास में से निकलती ट्विंकल ने उसे देखा और टूंट मारते हुए कहा, आई थिंक यू शुड बाय सम डिसेंट क्लोथ्स। आदित्य ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसके बाद वो कुछ देर के लिए बाथरूम में फैन के नीचे बैठ गया। उसे ये सब काम बेहुदा और बहुत ही नीचा दिखाने के लिए बताए जाने वाले लगे। उसका दिल किया कि वो अभी उठकर इस बिल्डिंग से बाहर चले जाए और कभी वापस लौट कर ही ना आए, लेकिन वो नहीं जा सकता था क्योंकि उसे मृणाली का ध्यान रखना था। इसलिए तो वो यहाँ आया था और उसके लिए तो वो इतना झेल ही सकता था। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकला और उसने देखा कि सब लोग अपने अपने ग्रुप में बैठकर लंच कर रहे थे। आदित्य को भी जोर से भूख लगी थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो नीचे जाकर रेस्टोरेंट में कुछ खा लेगा। ये सब सोचते सोचते आदित्य को याद आया कि रेस्टोरेंट से खाना लेने के लिए तो उसकी जेब में पैसे ही नहीं है और वो लंच करने के लिए नीचे जाने वाली लिफ्ट में चढ़ गया। उसने सोच लिया था कि वो बेकर्स पॉइंट पर बात करके उधार लेकर खा लेगा। जब लिफ्ट नीचे जा रही थी तो उसने सोचा कि एक बार वो मृणाली से पूछ ले कि उसने खाना खाया है या नहीं, लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर मृणाली और पूरे ऑफिस वालों का आदित्य की तरफ था, इससे उसे समझ आ गया था कि ऐसा करना भी सही नहीं रहेगा। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी और उसके खुलते ही आदित्य को अपने सामने मृणाली दिखी। मृणाली ने आदित्य की तरफ देखा और उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? लंच करने। मृणाली आदित्य को एक सेकंड के लिए देखती है, फिर उसने कहा, और लंच के लिए पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं किसी से उधार मांग लूंगा। आदित्य की बात सुनकर मृणाली को अंदर से बहुत बुरा लगा कि लंच तक के पैसे मांगने के लिए आदित्य उसके पास नहीं आया। उसने अपना पर्स खोला और उसमें से 500 का नोट निकालकर आदित्य को दे दिया और चुपचाप लिफ्ट के अंदर चली गई। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते समय आदित्य ने मृणाली की तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। आदित्य वहां से निकला और तेज धूप में बाजार के आसपास की दुकानों को देखने लगा। आदित्य की मेमोरी में ये स्ट्रीट कभी ऐसी थी ही नहीं, क्योंकि उसने कभी इन सारी दुकानों पर ध्यान दिया ही नहीं था। जब भी वो काम से पिछली लाइफ में फ्री होता था तो अमित के साथ मिलकर या किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता था, या फिर ऑफिस की छत पर जाकर सिगरेट पीते हुए पहले अपने परिवार को गाली देता, फिर मृणाली के परिवार को और फिर उन सब लोगों को जो उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ करके बैठे हैं। लेकिन अब आदित्य को कुछ और करना था। उसे सामने बेकर्स पॉइंट दिखा और वो उस पर चला गया। आदित्य को याद आया कि पिछली लाइफ में यही दुकान थी जहां पर वो कभी कभी आता जाता रहता था। कई बार उसने दुकानदार से उधार भी मांगा था, लेकिन एक समय आने के बाद दुकानदार ने आदित्य को कोई भी उधार देने से मना कर दिया था और तब आदित्य ने इस दुकानदार के साथ भी लड़ाई की थी। उसे याद आया कि पिछली लाइफ में आदित्य ने शादी के बाद की बची कुची जिंदगी उधारी पर ही काटी थी,
1 हफ्ते या 2 हफ्तों तक नहीं बल्कि कई महीनों तक। आदित्य ने एक समय पर इतनी हद पार कर दी थी कि लोगों ने उसके फ़ोन उठाने तक बंद कर दिए थे और लोग गुप्ता परिवार को आदित्य की वजह से ना जाने कैसी कैसी बातें कहते थे। और गुप्ता परिवार में मिसेस गुप्ता हर बार इसका ब्लेम मृणाली को ही देती थी। हालत इस तरह की हो गई थी कि किसी की नज़र अगर आदित्य पर पड़ जाए तो लोग रास्ता बदल देते थे। ऐसे समय में उसकी हेल्प के लिए एक ही आदमी आगे आया था और वो था निखिल। कई बार अमित ने आदित्य को समझाया था कि वो निखिल के साथ नहीं घूमे, लेकिन आदित्य को नहीं पता था कि निखिल ही उसकी आस्तीन का सांप निकलेगा। और ऐसा ही हुआ भी था। 2016 में किसी काम के चलते जब सिंघानिया परिवार कुछ प्रॉब्लम में आया, तब उन्होंने इसके लिए आदित्य को 1 लाख दिए और उसे दोषी ठहरा दिया। आदित्य ने अपना गुनाह बिना किसी गलती के कबूल कर लिया और उसे 7 महीने की जेल हो गई। उस समय मृणाली ने अपना घर गिरवी रखकर आदित्य की बेल करवाई और फिर उसने आदित्य से कभी भी बात ना करने का फैसला लिया, लेकिन फिर भी वो उसके साथ ही रहती थी। और जब मनाली की बात आई तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के ही उसके साथ चली गई। अब लौटकर आदित्य फिर वहीं खड़ा था। उसे उधार लेना पिछली जिंदगी की हार को सामने खड़े होकर देखने जैसा लग रहा था। लेकिन आज जब मृणाली ने उसे पैसे दिए थे तो उसे एक पल के लिए लगा कि शायद इस जिंदगी में वो मृणाली के साथ अपनी बॉन्डिंग को ठीक कर सकता है। और कहीं ना कहीं मृणाली भी यही चाहती है। आदित्य ने वहां से बेक समोसा लिया और वो घूमते हुए लाइफ फार्मास्यूटिकल के पीछे की तरफ चला गया। लाइफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का पिछला हिस्सा हरी पार्क से घिरा हुआ था, जो शहर के सबसे बड़े पार्क में पहले नंबर पर आता था और 40 एकड़ में फैला हुआ था। पार्क की एक तरफ ब्यूटीफुल सन डांस लेक थी और लेक की दूसरी तरफ एक बड़ा सा मैंशन बना हुआ था जिसका नाम रोजबड था। रोजबड को शहर के एक अमीर और लोगों की सेवा करने वाले आदमी ने डेवलप किया था। आदित्य को याद आया कि पिछली लाइफ में अपनी शादी के बाद उसने अपने घर वालों से जिद की थी कि वो उसके लिए इसी स्ट्रीट पर घर खरीद ले, लेकिन उस वक्त शंकर फैमिली अपने डिमाइस की तरफ बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने उस छोटे से घर को आदित्य को दे दिया था जिसमें वो अभी रहता था। आदित्य को ये बात सोचते हुए खुद पर शर्म आने लगी। जिंदगी उसके साथ मजाक कर रही है और वो हर बार उन चीजों के आसपास जाकर खड़ा हो रहा है, या तो जिनसे उसे नफरत है जैसे निखिल, सिंघानिया, डॉक्टर ईरानी, या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें उसे खुद से नफरत हो जाए, जैसे मृणाली का उसको इग्नोर करना, चंद्रगुप्ता जी का उसे नीचा दिखाना, या इस मेंशन वाली स्ट्रीट के घरों को देखना जो रुक रुक कर उसे पिछली जिंदगी की याद दिला रही थी। उसे अब पछतावा होने लगा कि कैसे बिना कुछ जाने वो यहाँ रहने के लिए जिद कर रहा था। इतना सब सोचने के बाद आदित्य मेंशन के सामने रुका और पास लगी कुर्सी पर बैठ गया। सामने सनडांस लेक बनी हुई थी। उसके दूसरी तरफ सफेद और पिंक रोज कलर में रंगा हुआ मेंशन था। आदित्य उसे देख रहा था और उसने ये कसम खाई कि पिछली लाइफ में जहां मृणाली ने उसका घर गिरवी रखा था, इस लाइफ में आदित्य मृणाली को रोज बड खरीद कर उसे गिफ्ट करेगा। उसने अपना बेक समोसा रख दिया। उसके मन से अब खाने का ख्याल जा चुका था और वो अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। उसने एक लंबी सांस ली कि तभी उसे एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील हुई जो किसी खुशबू की तरह उसकी नाक में घुस गई और उस खुशबू ने उसका सारा ध्यान भटका दिया, उसके दुख और गिल्ट वाले मूड को चमका दिया। उसने अपने चारों तरफ नजरें घुमाई और वो उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने उस तरफ तेजी से चलना शुरू किया जहां से वो खुशबू आ रही थी। उसे खुशबू पार्क के किसी कोने से आ रही थी। वो तेजी से चलता गया पर उसे कोई सोर्स नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद आदित्य ने सूंघा कि वो खुशबू पार्क के रेस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ से आ रही थी। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे कोई एंट्री गेट नहीं मिला। आदित्य को फील हुआ कि वो खुशबू और एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि वो उसे मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फेंसिंग की दीवार को कूदकर पार्क के रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर घुसने का फैसला किया। जैसे ही वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर पहुंचा, खुशबू और ज्यादा तेज हो गई। आदित्य ने उस खुशबू को फॉलो किया और आखिरकार वो उस पेड़ के सामने खड़ा हो गया जहां से वो खुशबू आ रही थी। उसने सामने एक रेड कलर के फ्रूट को देखा और उसे ये कंफर्म हो गया कि ये मैजिकल फ्रूट है जो 50 साल में एक बार आता है। उस पेड़ पर लगे लाल रंग की टेनिस बॉल जितने बड़े फ्रूट पर जब आदित्य की नजर पड़ी तो उसकी आंखें चमक गईं। आदित्य को याद आया कि उसने इस फ्रूट्स को अपने 10,000 सालों की साधना के वक्त खाया था। ऐसा माना जाता था कि जो भी साधना या ध्यान के वक्त इस फ्रूट को खाता है उसे इतनी ज्यादा हेल्प मिलती है कि वो अपनी एनर्जी को डबल स्पीड से रिफिल कर सकता है और साधनाओं पर जल्दी काबू पा सकता है। पेड़ के नीचे जाते ही आदित्य पेड़ पर लगे फ्रूट्स पर टूट पड़ा और उसने एक साथ 2-3 फ्रूट्स को अपने मुंह में ठूस लिया। उसे फ्रूट्स का टेस्ट थोड़ा कड़वा लगा, लेकिन उसे खाते ही वो पिछली लाइफ के सारे दुख भूल गया और उसके जलते दिमाग को एक शांत ठंडक महसूस हुई। मृणाली का डाउट। आदित्य उन फ्रूट्स को ऐसे खा रहा था जैसे कि वो बहुत सालों से भूखा हो और इस चक्कर में वो ये भूल ही गया था कि वो अभी भी पार्क के अंदर है। पार्क कंपनी के नजदीक होने की वजह से कई सारे एम्प्लॉयज लंच टाइम में यहाँ पर घूमने आते हैं और ये बात आदित्य को पता नहीं थी कि उन सभी लोगों में बहुत सारे एम्प्लॉयज पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के भी थे जिन्होंने अभी सुबह ही आदित्य का इंट्रोडक्शन सुना था।
लोगों की नजर आदित्य पर पड़ी और फिर धीरे धीरे करके फेंसिंग के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए जो आदित्य को भुक्कड़ की तरह उन फ्रूट्स को खाते हुए देख रहे थे। कुछ लोगों ने अपने फोन निकालकर आदित्य के फोटो और वीडियो शूट करना शुरू कर दिया और कुछ कमेंट भी करने लगे। लगता है बहुत सालों से भूखा है ये बेचारा, किसी ने कुछ खाने को दिया ही नहीं होगा कभी। क्या इसे पता नहीं है कि ये फ्रूट पॉइजनस है और इसलिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है? क्या इस आदमी को पढ़ना भी नहीं आता? किसी पागल खाने से यहाँ पर भागकर आया शायद। ये कैसा आदमी है? हाउ कैन ही ईट दिस वाइल्ड फ्रूट? इसे तो जानवर भी नहीं खाते। पास खड़ी भीड़ में बातें इधर उधर उड़ने लगी, लेकिन आदित्य का ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। भीड़ में से किसी ने जोर से आदित्य को चिल्लाकर कहा, वो पागल आदमी, जहरीले फ्रूट्स हैं, मान जा नहीं तो मर जाएगा। आदित्य ध्यान नहीं दे रहा था। उसके कपड़े फ्रूट्स के जूस से रंग गए थे। तभी किसी ने कहा, इस पागल को कुछ हो इससे पहले पुलिस को बुलाओ और इसे यहाँ से बाहर करो। धीरे धीरे करके वहां इतने लोग इकट्ठा हो गए कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई जू के अंदर बंदर का तमाशा देख रहा हो। पार्क के बीच से जाने वाला रास्ता कंपनी से जुड़ता था और इसी रास्ते से देविका चंद्रगुप्ता जी से फोन पर बात करते हुए वॉक कर रही थी। उसकी नजर जब भीड़ पर पड़ी तो वो भी उस तरफ चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने जैसे ही अंदर आदित्य को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आसपास खड़े लोग उसके लाल चेहरे को साफ साफ देख सकते थे। देविका का खून खौल उठा और उसने जोर से चिल्लाते हुए फोन पर कहा, मैं कह रही थी ना बाबा कि आप आदित्य को काम पर रखकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। Why didn't you listen to me? आप सोच भी नहीं रहे हैं कि वो अभी क्या कर रहा है। वो मेरी आंखों के सामने कंपनी के पीछे वाले पार्क में घुसकर पॉइजनस फ्रूट खा रहा है। हाउ कुड ही डू दिस? ही हैज गॉन मैड और समथिंग। अभी यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कोई तमाशा चल रहा है। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। मैं आपको कॉल करती हूँ वरना पुलिस इसे ले जाएगी। देविका जल्दी से फोन कट करके अपनी पॉकेट में रखती है और आदित्य की तरफ देखकर चिल्लाकर कहती है, आदित्य, आदित्य बाहर आओ अभी। आदित्य, हेलो। देविका को वहां चिल्लाते हुए देख लोगों की नजर उस पर पड़ती है और कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो उसे देखकर डर जाते हैं कि अगर कंपनी के ओनर की बेटी यहाँ पर इस आदमी को बचा रही है तो जरूर इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी। इसलिए वो बिना देविका की नजरों में आए एक एक करके वहां से निकलने लगते हैं। जब भीड़ कम होती है तो वहां का शोर भी कम हो जाता है और सिर्फ देविका ही फेंसिंग के बाहर से आदित्य को आवाज लगाती रहती है। आखिरकार अपने फ्रूट्स खत्म करने के बाद आदित्य की नजर देविका पर पड़ती है। वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और एक फ्रूट पेड़ पर से तोड़कर अपने हाथ में रखकर उसकी तरफ आता है। आदित्य की फेंसिंग के पास पहुंचते ही देविका जोर से चिल्लाती है, आदित्य, गेट द हेल आउट ऑफ देयर नाउ, इट्स एन ऑर्डर। देविका की बात सुनकर आदित्य कुछ समझ नहीं पाता और वो फेंसिंग कूद के देविका के पास खड़ा हो जाता है। आदित्य की हालत को देखते हुए देविका को और भी गुस्सा आने लगता है। वो आदित्य से कहती है, व्हाट इज दिस बिहेवियर आदित्य? बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। क्या तुम पूरे पागल हो गए हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो इट्स गोइंग टू बी हेल ऑफ अ फर्स्ट डे ऑफ यू नाउ। आदित्य जानता था कि देविका भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती है, पर उसने कभी बाकियों की तरह उसे नीचा दिखाने के बारे में नहीं सोचा था। भले ही देविका मृणाली की सौतेली बहन थी, लेकिन परिवार का हिस्सा होने की वजह से उसका ख्याल रखना भी आदित्य की जिम्मेदारी थी। आदित्य अपने दिमाग से बाहर निकला और उसने देविका को हंसते हुए कहा, हे देविका, डोंट वरी अबाउट मी। ये मुझे काफी पसंद है, तुम भी ट्राई करो। थोड़ा सा कड़वा है बट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव है। ट्राई इट वंस। आदित्य हाथ बढ़ाकर अपना फ्रूट देविका को ऑफर करता है। देविका उसकी तरफ देखती है। कपड़े और मुंह पर लाल कलर का जूस और शक्ल ऐसी कि बहुत सालों से साफ नहीं की हो। ये सब देखकर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहती है, आई डोंट वॉन्ट योर डैम फूड, जस्ट लिसन टू मी। इतना कहकर देविका रुक जाती है क्योंकि उसकी नजर आसपास खड़े हुए लोगों पर पड़ती है जो अभी भी तमाशा देख रहे थे और कुछ वीडियो बना रहे थे। देविका को समझ आ गया था कि आदित्य को अभी कुछ कहना उसकी और कंपनी की रेपुटेशन के लिए सही नहीं होगा। वो बस उसे वहां से ले जाना चाहती थी। देविका का रिस्पॉन्स सुनकर आदित्य फ्रूट से निकल रहे जूस को चाट कर अपनी जेब में रख लेता है। ये देखकर देविका को और भी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होने लगता है और वो कहती है, मीट मी इन द ऑफिस नाउ। इतना कहकर देविका पीछे पलटती है और गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन आदित्य को कुछ भी समझ नहीं आता। आदित्य अपनी जगह पर खड़ा रहकर देविका को जाता हुआ देखता है और फिर आसपास के लोगों को देखता है। लोग अभी भी आदित्य की तरफ अजीब तरीके से देख रहे थे, लेकिन आदित्य उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो पीछे पलटकर पार्क की एग्जिट की तरफ जाने लगता है जहां पर दुकानें थी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में मृणाली अपने केबिन में लैपटॉप पर कुछ ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फोकस करने में सक्सेस नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखों से झलक रहा था कि वो किसी और ही सोच में डूबी हुई है। सच तो यह था कि वो आदित्य के बारे में ही सोच रही थी। आज आदित्य का पहला दिन था और बीमारी के बाद उसे इस तरह अकेला छोड़ना मृणाली को बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। जब लिफ्ट में आदित्य उसे देखा था तो मृणाली ने बस उसे पैसे ऑफर कर दिए, पर उसे अपने साथ लंच ऑफर नहीं किया। जब वो अपने केबिन में आई तो उसे इस बात को सोचकर बुरा भी लग रहा था, पर सच तो ये था कि मृणाली को डर था कि कहीं आदित्य बाहर जाकर किसी को मारे ना या कोई ड्रिंक ना कर दे, क्योंकि आदित्य के हर एक्शन का खामियाजा मृणाली को ही भुगतना पड़ता है। मृणाली को हर दिन हो रहा है कॉन्सिक्वेंस को फेस करने की आदत हो चुकी थी।
लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में आज एक अलग ही बात उसे सता रही थी। आदित्य के सडन बिहेवियर चेंज को देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे आदित्य को कैसे ट्रीट करना चाहिए। 2 दिन से आदित्य की बातें सुनकर और उसके एक्शन में चेंज देखकर मृणाली बहुत कंफ्यूज्ड थी। क्या आदित्य सच में बदल गया है या ये सब उसका एक नाटक है ताकि वो मृणाली के साथ सो पाए, जो शादी के बाद आज तक नहीं हो पाया है। इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए मृणाली कुछ और सोचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसका मन आदित्य की ओर ही जाकर रुक जाता है। मृणाली सोचती है कि अगर आज वो सुबह पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में आदित्य के साथ रहती तो शायद जिस तरह से उसके कपड़े और चेहरों की हालत लंच टाइम तक थी वैसी नहीं होती। मृणाली सोचती है कि अगर वो आज सुबह पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में आदित्य के साथ रहती तो शायद जिस तरह से उसके कपड़ों और चेहरों की हालत लंच टाइम तक थी वैसी नहीं होती। क्योंकि आदित्य उसका हस्बैंड है, किसी को ये बात तो पता नहीं है, लेकिन एक एम्प्लॉय की तरफ ऑफिस के मैनेजर का स्पेशल अटेंशन देखकर कोई भी आदित्य को बुली नहीं करता, और इसी वजह से शायद आदित्य के लिए ऑफिस का काम आसान हो जाता। मृणाली इन सब बातों को सोच ही रही थी कि उसके केबिन का गेट कोई बाहर से जोर से बजाने लगता है। मृणाली का ध्यान टूटता है और वो पूछती है, हु इज दैट? गेट के बाहर खड़ी देविका थोड़ी तेज आवाज में कहती है, मृणाली दी, कैन आई कम इन? देविका की आवाज सुनकर मृणाली अपना चेहरा डेस्क पर रखे हुए कांच में देखती है, थोड़ा उसे अपने हाथों से पूछती है, अपने बाल ठीक करते हुए कहती है, यस देविका यू कैन। इतना सुनते ही केबिन का दरवाजा जोर से खुलता है और देविका अंदर घुसती है। मृणाली उसके चेहरे को देखती है और समझ जाती है कि देविका बहुत गुस्से में है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती और देविका के बोलने का इंतजार करती है। अपनी बहन को ऐसे चुप देखकर देविका कहती है, दी आपको पता है आज आदित्य ने क्या किया? वो पार्क के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फेंसिंग कूद कर चला गया और वहां पर जाकर पॉइजनस फ्रूट खाने लगा। बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और फिर जब मैंने उसे बाहर बुलाया तो वो मुझे भी सड़ा हुआ और गंदा सा फ्रूट ऑफर करने लगा। लोग वहां वीडियो बना रहे थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज ने उसे देखा और पता नहीं अब कैसी कैसी बातें होने लगी हैं इस ऑफिस में। मुझे तो लगता है कि आदित्य का जो पागलपन है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आई एम सॉरी टू से दीदी, बट इसी तरह ये पागलपन चलता रहा तो मैं उसे अपने साथ काम नहीं करवा पाऊंगी। बाबा शुड टेक सम एक्शन एंड पुट हिम इन अ मेंटल असाइलम। देविका की बात सुनकर मृणाली इतनी देर से आदित्य के बारे में जो भी सोच रही थी उसका सारा भ्रम और जो उसने थोड़े से सपने सजोए थे सब टूट जाते हैं। उसे आदित्य के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक बार फिर वही हुआ। आदित्य के एक्शन का कॉन्सिक्वेंस मृणाली को ही भुगतना पड़ा था, लेकिन वो देविका से कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए वो उसकी तरफ देखती है और धीरे से कहती है, देविका सबसे पहले तो नाम मत लो, वो आदित्य नहीं तुम्हारे जीजा जी लगते हैं। या तो तुम आदित्य जी बोलो या फिर नाम ही मत लो। और दूसरी बात मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ कि शायद तुमने गलत देख लिया होगा। शायद आदित्य पॉइजनस फ्रूट नहीं खा रहा हो, क्योंकि इतना तो उसे भी पता है कि पॉइजनस फ्रूट खाने से उसे भी दिक्कत आएगी। मृणाली की बात सुनकर देविका चुप हो जाती है। कहीं ना कहीं मृणाली सोच रही थी कि देविका सही भी हो सकती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि आदित्य ऐसी हरकत कर सकता था, लेकिन वो दूसरों और अपनी फैमिली वालों के सामने इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि आदित्य गलत इंसान है। देविका को अपनी बहन की बात सुनकर विश्वास नहीं होता, वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि मृणाली इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहती कि आदित्य ऐसा कर सकता है। वो वहीं खड़ी खड़ी सोच रही थी कि तभी उसका फोन पिंग करता है और वो उसे चेक करती है। फोन चेक करते ही देविका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो मृणाली से पूछती है, व्हाट इज इट देविका? यू डोंट बिलीव मी ना? नाउ सी दिस। देविका अपने हाथ बढ़ाकर फोन मृणाली को थमा देती है। मृणाली फोन को हाथ में लेते ही देखती है कि उसमें एक वीडियो खुला हुआ है। वो वीडियो को प्ले करती है और आखिरकार आदित्य की हरकतों का सच उसके सामने आ जाता है। वीडियो में दिखता है कि कैसे आदित्य किसी भूखे भेड़िए की तरह उन फ्रूट्स को खा रहा है और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो किसी जानवर से कम नहीं। वीडियो के खत्म होते ही मानो मृणाली के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे आदित्य के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन देविका के सामने आगे कुछ कहने में उसे बहुत शर्म आने लगी।